हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट शेड्यूलिंग क्राइटेरिया की। देखो, हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास कई सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं। अब अगर हमें इन एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना है कि कौन सी एल्गोरिदम किस केस में किस एल्गोरिदम से बेहतर है, तो हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम हमारे एल्गोरिदम को जज कर पाए, है ना। तो हमारे पास ऐसे कई सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम एल्गोरिदम को जस्टिफाई करेंगे कि वो एल्गोरिदम किसी दूसरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से बेहतर है या नहीं। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब जब भी हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बनाएंगे या यूज करेंगे तो हमारा मोटिव क्या होगा कि हम सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें। जनरली इसकी रेंज क्या होगी सीपीयू को बिजी रखने की? 0 to 100%। बट रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सीपीयू 40 to 90% हमें यूटिलाइजेशन दे देता है। ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? अब अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पर रन हो रही है तो यानी कि सीपीयू कुछ वर्क कर रहा है, तो सीपीयू एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा, ये सीपीयू का थ्रूपुट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है वन मेजर ऑफ वर्क इज द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट इज कॉल्ड द थ्रूपुट। किसका थ्रूपुट? सीपीयू का। ठीक है। तो जो बड़ी-बड़ी प्रोसेस है उनके लिए जो सीपीयू का थ्रूपुट होगा ऑफ कोर्स वो कम होगा। हो सकता है एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 आवर लगे। लेकिन जो शॉर्ट ट्रांज़ैक्शन है या शॉर्ट प्रोसेस है वो थ्रूपुट कैसा देंगी? 10 प्रोसेस पर सेकंड, कुछ ऐसा थ्रूपुट भी दे सकती हैं। इससे ज़्यादा भी थ्रूपुट हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो एक क्राइटेरिया क्या है? थ्रूपुट। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है? टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? जैसे कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में आई, वो पहले कहाँ आएगी? न्यू, देन रेडी स्टेट, देन उसके बाद वो सीपीयू पर हो सकता है एग्जीक्यूट करे, आईओ के लिए जाए, दोबारा से रेडी क्यू में आ जाए एंड फाइनली टर्मिनेट हो जाए। तो सीपीयू के आने का और टर्मिनेट होने के बीच का जो टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम होता है। यानी कि टोटल टाइम आप ऐसा समझ लीजिए, टोटल टाइम जो एक प्रोसेस ने मेन मेमोरी के अंदर बिताया वो हमारा क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। जैसे टर्न अराउंड टाइम इज अ सम ऑफ पीरियड स्पेंट वेटिंग टू गेट इनटू मेमोरी, वेटिंग इन द रेडी क्यू, एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू एंड डूइंग आईओ। मतलब जो काम भी प्रोसेस कर रही है उस सभी टाइम का कैलकुलेशन क्या है? टर्न अराउंड टाइम। ठीक। नेक्स्ट क्या है? वेटिंग टाइम। अब ये तो सिंपल है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसेस एग्जीक्यूट और डज आईओ। देखो, ये बात भी इंपॉर्टेंट है जानना कि हम डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करेंगे, बट वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो कभी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम और इनपुट आउटपुट के टाइम को अफेक्ट नहीं करती हैं, और ना वो हम कर सकते हैं। जैसे अगर किसी प्रोसेस को अगर 10 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए, तो उसको चाहे आप 5-5 सेकंड के लिए दे दो, 2 बार करके दे दो, या एक बार पूरा 10 सेकंड सीपीयू दे दो, या 2-2 सेकंड करके 5 बार सीपीयू दे दो। उसे 10 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए तो चाहिए। उसी तरह अगर उसे इनपुट आउटपुट के लिए जितना टाइम चाहिए उतना चाहिए। मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग आप कोई भी लगा लीजिए, आप प्रोसेस एग्जीक्यूशन और इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन में जो टाइम लग रहा है उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। तो हम डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग लगाने का मतलब क्या है? हम वेटिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं। मतलब वेटिंग टाइम को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे जो हमारा ओवरऑल जो हमारा यूटिलाइजेशन है, जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। ठीक है। तो वेटिंग टाइम को ही सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की हेल्प से अफेक्ट किया जाता है। वेटिंग टाइम क्या होता है? किसी प्रोसेस को सीपीयू पाने के लिए कितना वेट करना पड़ रहा है, वो उसका वेटिंग टाइम है। ठीक है। वेटिंग टाइम इज द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू के अंदर कोई प्रोसेस कितना टाइम स्पेंड करेगी, वो उसका वेटिंग टाइम होगा। एक और क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है जो कि रेडी क्यू के अंदर आई है और वो सीपीयू का वेट कर रही है, तो सीपीयू जब उसे पहली बार रिस्पॉन्स करेगा वो उसका क्या होगा? रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। ओके। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है? इट इज डिजायरेबल, ये हम चाहते हैं किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से कि उसमें जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू का वो मैक्सिमाइज हो, थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो, टर्न अराउंड टाइम मिनिमाइज हो, वेटिंग टाइम मिनिमाइज हो और रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज हो। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए काफ़ी काम आएंगे। तो पहली क्या है, अराइवल टाइम। जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में आएगी तो वो उसका क्या होगा, अराइवल टाइम। वो किस टाइम पर आएगी, उसका अराइवल टाइम होगा। बर्स्ट टाइम क्या होगा, किसी प्रोसेस को कितना टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, वो उसका बर्स्ट टाइम होगा। कंप्लीशन टाइम, जब कोई प्रोसेस फिनिश करके या टर्मिनेट होकर सिस्टम से बाहर जाएगी तो वो टाइम उसका कंप्लीशन टाइम होगा। ठीक है, उसी तरीके से टर्न अराउंड टाइम है जिसका फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और एक है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ये भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये फॉर्मूला आया। एंड एक हमारे पास वेटिंग टाइम है जो कि जिसका है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब हम एक एनालॉजी लेते हैं जिससे हम ये सारे टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप एक बैंक के अंदर गए, आप बैंक के अंदर एंटर हुए 10 बजे। ठीक है, अब जैसे ही बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा कि अभी लंच हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। तो मान लीजिए आपने 30 मिनट वहां पर क्या किया, वेट किया। 30 मिनट आपने वेट किया और उसके बाद बैंक वाला जो बंदा था उसने आपको बुलाया और आपने कुल 1 आवर तक वर्क किया उसके साथ। ठीक है, अब कोई भी काम हो सकता है वो बैंक से रिलेटेड, मतलब 1 आवर तक उसने आपको एग्जीक्यूट कराया, मीन्स वर्क कराया। देन उसने फिर कहा कि आप 30 मिनट थोड़ा और वेट कीजिए, तो आपने 30 मिनट और वेट किया। देन फिर 2 आवर आपने उधर काम किया। ठीक है, या काम कराया। ठीक, एंड देन फिर आप बैंक से बाहर आ। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हमारी है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ आप प्रोसेस को लेकर रखकर सारी टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर मैं अराइवल टाइम पूछूं, अराइवल टाइम कितना है, अराइवल टाइम है हमारा 10 बजे। ठीक है, अगर मैं आपसे बर्स्ट टाइम पूछूं, मतलब आपने कितना टाइम एक्चुअल में जो काम था, यानी कि वहां पर तो हमारा सीपीयू पर एग्जीक्यूट होना था, यहाँ पर मान लो कि बैंक वाले से हमें कितना देर का काम था वो, तो यहाँ पर 1 आवर और यहाँ पर 2 आवर, टोटल हमारा बस टाइम कितना था, 3 आवर का। ठीक है, एंड अगर मैं आपसे वेटिंग टाइम पूछूं, मीन्स आपने कितना वेट किया, तो हम देख सकते हैं 30 मिनट एंड 30 मिनट, टोटल 60 मिनट हमने वेट किया, या हम इसे 1 आवर भी कह सकते हैं कि हमने 1 आवर वेट किया। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले हम कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। कंप्लीशन टाइम कितना था, मींस आप कब बैंक से बाहर आए, तो 10 बजे आप एंटर हुए। देन फिर 30 मिनट आपने वेट किया तो 10:30 बज गए। फिर 1 घंटे आपने वेट किया तो 11:30 हो गए। फिर 30 मिनट मीन्स 12, देन फिर 2 यानी कि 2 बज गए। ठीक है, तो 2 बजे आप बाहर आए तो आपका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 2 आवर, मतलब 2 बजे का आपका कंप्लीशन टाइम हो गया। तो अगर टर्न अराउंड टाइम कोई आपसे पूछे टर्न अराउंड टाइम कितना है, तो आप देख सकते हैं कि अगर टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे तो कंप्लीशन टाइम हमारा क्या था, 2 बजे, और माइनस अराइवल हमने कब किया था, 10 बजे, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 4 आवर का। यानी कि हमने बैंक के अंदर 4 आवर बिताए। और इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, बर्स्ट टाइम, यानी कि हमने बैंक वाले से कितना काम कराया और उसी बीच वेट कितना किया, तो बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो 3 आवर हमने मतलब काम किया, प्लस 1 आवर हमने वेट किया, तो ओवरऑल हमने कितना मतलब टाइम स्पेंड किया था, 4 आवर। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले टर्न अराउंड टाइम की है, बट मेनली हम ये वाला फॉर्मूला कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसको ही मेनली हम यूज करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इसके साथ अगर कोई आपसे वेटिंग टाइम पूछे तो वेटिंग टाइम का भी क्या फॉर्मूला था, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला था टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी कि टोटल टाइम में से जो आपका यूजफुल टाइम था उसको माइनस कर लो तो वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना था, 4 आवर। बर्स्ट टाइम हमारा कितना हो गया, 3 आवर, क्योंकि 3 आवर हमने मतलब काम कराया। एंड 10 फिर टोटल जो हमारा वेटिंग टाइम है वो कितना आ गया, 1 आवर। ठीक है, तो आई होप इस बैंक वाले एग्जाम्पल से आपको सारे टर्म क्लियर हुए होंगे, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें इसी तरीके से सारी चीज़ों को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड टर्मिनोलॉजी क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सीपीयू शेड्यूलिंग को देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला सीपीयू शेड्यूलिंग होगा वो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, थैंक यू वेरी मच।